औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अज़ीज़ तलबा, मैं हाजिर हूँ इंजीनियर मोहम्मद लतीफ़ आपके लेक्चर बीए मैकेनिकल थर्ड ईयर मैकेनिकल 313 अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर नंबर 1, जिसका टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फंडामेंटल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसका टॉपिक है। तो फंडामेंटल्स ऑफ में हम कुछ इसकी टर्म्स पढ़ेंगे और इस चैप्टर के अंदर उनकी डेफिनेशंस उन टर्म्स की और कुछ टर्मिनोलॉजी और उसके फार्मूलाज एंड यूनिट्स वगैरह इंशाल्लाह यहाँ हम स्टडी करेंगे। तो जितना भी टीचर पढ़ाए, फाइनली जो है स्टूडेंट जब टीचर के साथ मिलके एक कोलैबोरेशन के साथ चलता है तो फिर जाके बात बनती है, फिर हम फाइनली यूजफुल रिजल्ट जो है वो हासिल करते हैं। ठीक है, तो आप साथ चलेंगे, घर में मेहनत करेंगे, जो जो पढ़ा रहा हूँ इसको घर पे तैयार करोगे और पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि जो मैं कह रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट को अगर रिसीविंग एंड और जो एक रिसीविंग एंड है, दूसरा डोनेटिंग एंड है जो दे रहा है, इनम दे रहा है, तो एक रिसीविंग एंड आप है। जब तक मेरी तरफ से डिलीवर हो रहा है मैं डिलीवर दूंगा, आप जब तक उसको रिसीव नहीं करेंगे पूरे दिलो दिमाग के साथ तो फ़ायदा नहीं होगा। तो पहले तो ये आज तैयार करें, अज़म करें कि आप मेरे लेक्चर को इस तरह से अटेंड करेंगे, पूरे अटेंटिव होकर, और फिर घर में इसकी रिवीजन भी करेंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। आइए लेक्चर के फंडामेंटल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सब्जेक्ट का नाम है अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स मैकेनिकल थर्ड ईयर, राइट। थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअली एक दो लफ्जों में मुश्तमिल है। एक है थर्मो, इसके अगर टू पार्ट्स कर दिए जाए, थर्मो और दूसरा डायनेमिक्स, तो थर्मोडायनेमिक्स के दो हिस्से कर दिए जाएं, थर्मो और डायनेमिक्स, तो ये बन जाता है थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्मोडायनेमिक्स की अगर बात करें तो ये जो आपका वर्ड है थर्मो, इसका मतलब होता है हरारत या हीट। ये ग्रीक वर्ड है, थर्मो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है हरारत, हीट। और दूसरा वर्ड है डायनामिक्स, दो वर्ड्स के मिलने से थर्मोडायनेमिक्स बना है। दूसरा डायनामिक्स जिसका मतलब होता है, वैसे डायनामिक्स का मतलब होता है इन मोशन, और हम अगर पढ़ें तो वो कहेंगे स्टडी ऑफ अ मैटर इन मोशन। अगर किसी भी मैटर की हम स्टडी करें जो कि हरकत की हालत में हो, इन मोशन हो, तो इसको कहते हैं, सब्जेक्ट को कहते हैं डायनामिक्स। ठीक है, मैटर इन मोशन, हरकत की हालत में हरकत करता हुआ मटेरियल मैटर, उसकी स्टडी को कहेंगे डायनामिक्स। तो थर्मोडायनामिक्स का मतलब हुआ कि ऐसा सब्जेक्ट जिसमें ऐसा मैटर, चाहे वो गैस की हालत में हो, वेपर की हालत में हो, जिसके अंदर हीट अब्जॉर्ब हुई हो, और हम वो वाला सब जो है वेपर्स या हीट वेपर्स या आपकी जो गैस है वो स्टेट ऑफ मोशन में हो, और फिर उनकी हीट्स को हम यूजफुल मैकेनिकल वर्क्स प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करें, तो ऐसे सब्जेक्ट को कहेंगे थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, कि ऐसा सब्जेक्ट जिसके अंदर हम वेपर्स और गैसेस की हीट्स को, चाहे वो उनकी जो हीट्स को हम इस्तेमाल करेंगे यूजफुल मैकेनिकल वर्क के अंदर, इंजन्स के अंदर या स्टीम इंजन्स के अंदर, तो फिर मैकेनिकल वर्क प्रोड्यूस करने के लिए जो हम हीट को इस्तेमाल करेंगे, दैट सब्जेक्ट इज कॉल्ड एज थर्मोडायनेमिक्स। ठीक हो गया।
तो थर्मोडायनेमिक्स जो है के लिए हमारा सारे का सारा थीम क्या होता है कि हम इन हीट्स को इस्तेमाल करते हुए मैकेनिकल वर्क प्रोड्यूस करें और फिर उस मैकेनिकल वर्क की मदद से किसी भी मशीन को ऑपरेट कराएं, पावर प्रोड्यूस करें। वो मैकेनिकल शक्ल में भी हो सकती है और वो पावर के शक्ल में हो सकती है, इलेक्ट्रिकल शक्ल में भी हो सकती है। तो उसे हम जनरेटर चला लें, उसे हम इंजन चला लें, ये इट्स अप टू अस, ये हम पे है। तो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम पेपर्स और गैसेस की हीट को मुख्तलिफ जगह पर इस्तेमाल करके मैकेनिकल यूजफुल वर्क प्रोड्यूस करते हैं या पावर प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज थर्मोडायनेमिक्स। आप देखें थर्मोडायनेमिक्स एक टर्म होती है, शायद यकीन आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो समझ समझ के जो ना समझा मेरी समझ में वो ना समझे, तो देख ले आपके सामने। अब कहते हैं हीट इंजन। हीट इंजन में हरारती इंजन से कहते हैं एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा आला। हीट इंजन एक ऐसा आला, एक ऐसी डिवाइस होती है जहां पे हम हरारत को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करते हैं। अब हरारत पैदा करने के लिए हम कोई ना कोई फ्यूल इस्तेमाल करेंगे, कोई ना कोई फ्यूल फ्यूल सोर्स ऑफ हीट होगा, सोर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग हीट। हीट को पैदा करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के फ्यूल्स इस्तेमाल होते हैं। वो कौन कौन से हो सकते हैं? वो सोलर फ्यूल हो सकता है, वो आपका गैसियस फ्यूल हो सकता है, वो आपका लिक्विड फ्यूल हो सकता है। अब ये जो आपका सोलर फ्यूल है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपका कोयला हो सकता है, कोल। क्योंकि साहब मैंने जब बात की है हीट इंजन की, तो हीट इंजन की आप समझ सकते हैं कि हीट इंजन में एक ऐसा आला जिसमें हम हरारत को इस्तेमाल करके हरारत को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करते हैं। अब वहां पे जो हम इस्तेमाल करेंगे सोर्स ऑफ हीट, वो कोई ना कोई फ्यूल होगा। अब वो फ्यूल तीन किस्म के होते हैं, सॉलिड्स, गैस और लिक्विड। सॉलिड में कोयला वगैरह हो सकता है, लकड़ी वगैरह हो सकती है, ठीक है, इस तरह के और बहुत सारे फ्यूल्स। गैसेस के अंदर आपकी सीएनजी हो सकती है, एलपीजी वगैरह हो सकती है, और लिक्विड के अंदर आपका फर्नेस ऑयल हो सकता है, या आपका पेट्रोल हो सकता है, पेट्रोल, डीजल, ये सारे। तो फ्यूल तीन किस्म के होते हैं, कौन कौन से? सॉलिड, गैस, लिक्विड, ठीक है। सॉलिड, गैस, लिक्विड फ्यूल्स तीन किस्म के होते हैं। आप इन फ्यूल को इस्तेमाल करेंगे। तो हीट इंजन की भी दो किस्में होती हैं। अब मुख्तलिफ फ्यूल है ना बेटा, सॉलिड गैस फ्यूल के अंदर जो हीट की मकदार है, जिसे हम क्लोरोफिक वैली कहते हैं, जिसको हीटिंग वैली कहते हैं, वो मुख्तलिफ होती है। क्या कहते हैं इसको? हीटिंग वैल्यू, हीटिंग वैल्यू या क्लोरोफिक वैल्यू। इसकी तारीफ क्लोरोफिक वैल्यू क्या बताऊंगा कि किसी भी फ्यूल के 1 किलोग्राम को जलाने से जितनी हीट खारिज होती है, जितनी हीट आपको हासिल होती है, तो उस अमाउंट ऑफ हीट को कहते हैं हीटिंग वैल्यू और क्लोरोफिक वैल्यू। किसी भी फ्यूल के 1 किलोग्राम को जलाने से, चाहे वो गैसियस फ्यूल हो, चाहे वो लिक्विड फ्यूल हो, चाहे वो सॉलिड फ्यूल हो, उसके 1 kg 1 किलोग्राम को जलाने से जितनी हीट आपको हासिल होगी, जितनी हीट खारिज होगी, दैट इज कॉल्ड एज हीटिंग वैल्यू या क्लोरोफिक वैल्यू, ठीक है जी। तो इसलिए इसका यूनिट जो होता है हीटिंग वैल्यू, क्लोरोफिक वैल्यू का, वो क्या होता है? वो होता है जाउल पर केजी या किलो जाउल पर केजी। किसी भी फ्यूल के 1 किलोग्राम को जलाने से जितनी हीट हासिल हो उसे कहता है हीटिंग वैल्यू या क्लोरोफिक वैल्यू, ठीक है जी।
आप देखिए जो हीट इंजन है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है इंटरनल कंबस्शन इंजन, एक होता है इंटरनल कंबस्शन इंजन। इंटरनल कंबस्शन इंजन, एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन कौन सा इंजन होगा? ऐसा इंजन, ये देखें, ये मेरे पास एक इंजन है, इसका ये सिलेंडर है, सिलेंडर है। इंजन के ऊपर, इंजन मुख्तलिफ हिस्सों पे मुश्तमिल होता है, वो आगे इंशाल्लाह इन डिटेल हम पढ़ेंगे कि इंजन का एक सिलेंडर होता है और इसका एक एयर टू फ्यूल जो वेल्व होता है, मिक्सर, एयर टू फ्यूल मिक्सर, एयर टू फ्यूल मिक्सर जो है वेल्व होता है, एक इनलेट वेल्व होता है, एक एग्जॉस्ट वेल्व होता है, ठीक है, और एक इनलेट वेल्व होता है इसका, इनलेट वेल्व, एग्जॉस्ट वेल्व, ठीक है, और एक प्लग वगैरह लगा होता है स्पार्क करने के लिए, और साथ फिर जो है ये सिलेंडर है। सिलेंडर के अंदर जो है पिस्टन लगा होता है, और पिस्टन जो है उसको साथ हम जोड़ देते हैं कनेक्टिंग रोड के जरिए से, एक आपका कुछ इस तरह की शक्ल का क्रैंक शाफ्ट। तो कनेक्टिंग रोड, कनेक्टिंग रोड, क्रैंक शाफ्ट, ठीक है, और आगे फिर फ्लाई व्हील लगा होता है, इसके आगे फ्लाई व्हील, फ्लाई व्हील, मैं बात कर रहा था कि ये सिलेंडर है, पिस्टन आपके इंजन का सिलेंडर। तो अगर तो आपका इंजन जो है उसमें जो फ्यूल है, जो आपका फ्यूल है वो सिलेंडर के अंदर, यहां पे सिलेंडर के अंदर जले, ऐसे इंजन हरारती इंजन को कहते हैं इंटरनल कंबस्शन इंजन, जिसे आईस इंजन भी कहते हैं। जैसे पेट्रोल इंजन है आपके, या आपका डीजल इंजन है, या आपके सीएनजी इंजन वगैरह जो हैं, जितने भी हैं जो गाड़ियों को या बाइक वगैरह को लगे होते हैं सब, या ट्रक वगैरह, ये सारे इंटरनल कंबस्शन इंजन है, ठीक है। इनमें पेट्रोल, डीजल वगैरह हम जलाते हैं, तो उनमें ऐसा, बस दोनों में यही फर्क है हरारती इंजन में, इंटरनल कंबस्शन इंजन आईसी इंजन और एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन ईसी इंजन, ईसी इंजन, एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन में जो फ्यूल है वो सिलेंडर के बाहर जलता है, इंजन के सिलेंडर के अंदर नहीं जलता। और इंटरनल कंबस्शन इंजन में फ्यूल जो है वो आपके सिलेंडर के, इंजन के सिलेंडर के अंदर जलता है, कंबस्शन सिलेंडर के अंदर होती है, ठीक है जी। तो दोनों में यह फर्क है। अब एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन की मिसाल जो है वो स्टीम इंजन है। स्टीम इंजन में आपको पता है कि हम बॉयलर की मदद से स्टीम पैदा करते हैं और फिर उस स्टीम को हाई प्रेशर स्टीम में कन्वर्ट करके हम उसको इस जरिए से स्टीम टरबाइन को रोटेट कराते हैं, और स्टीम टरबाइन को जो है इम्पल्स दे के जो है स्टीम टरबाइन की मदद से हम मैकेनिकल वर्क और फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिकल पावर जो है प्रोड्यूस करते हैं, पावर हाउस के अंदर, ठीक हो गया जी। तो इस वजह से एक्सटर्नल कंबस्शन की मिसाल क्या है? हाँ जी, स्टीम इंजन एक्सटर्नल, और इंटरनल कंबस्शन की मिसाल आपके 2 स्ट्रोक या 4 स्ट्रोक जो इंजन है, जो कि पेट्रोल पे भी ऑपरेट हो सकते हैं, डीजल पे भी, सीएनजी वगैरह पे भी, ये आप पे है सारा, ठीक हो गया जी। तो ये इंजन्स की, स्टीम इंजन्स की बात मैंने की है जस्ट, और मैंने की है हीट इंजन की दो मिसालें, दो हीट इंजन की मैंने बात की है जिसकी दो किस्में हैं, इंटरनल कंबस्शन इंजन और एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन, ठीक हो गया जी। जी, आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपकी थर्मल इंजीनियरिंग। बेटा हमने थर्मोडायनेमिक्स को अच्छी तरीके से पढ़ा, फिर हमने थर्मोडायनेमिक्स के इम्प्लीमेंट कहाँ पे होता है वो हमने पढ़ा। अब हम देख रहे हैं, हमने फिर देखा कि हीट इंजन क्या होता है, उसकी कितनी किस्में होती हैं, आईसी इंजन और ईसी इंजन, इंटरनल कंबस्शन इंजन और एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। फिर हमने इनकी किस्में और फिर फ्यूल के मुख्तलिफ टाइप हमने पढ़ी, और जिसमें हमने देखा कि फ्यूल की सॉलिड, गैसियस और लिक्विड फ्यूल होते हैं। और फिर फ्यूल की हीट, कैलोरीफिक वैल्यू या हीटिंग वैल्यू के बारे में हमने पढ़ा।
कि रात की वो मकदार जो 1 किलोग्राम हीट को 1 किलोग्राम सॉरी जो आपका फ्यूल है उसको जलाने से हासिल हो, उसकी क्लोरोफिक या हीटिंग वैल्यू कहलाती है। क्लोरोफिक या हीटिंग वैल्यू की यूनिट मैंने आपको बताया था कि जॉल पर किलोग्राम या किलो जॉल पर किलोग्राम होगा। 1 किलोग्राम किसी भी फ्यूल का जलाने से जितनी हीट पैदा होती है वो उसको कहते हैं इसकी क्लोरोफिक वैल्यू या हीटिंग वैल्यू। मुख्तलिफ फ्यूल्स की हीटिंग वैल्यू और क्लोरोफिक वैल्यू आपको मैंने बताई थी वो मुख्तलिफ होती है। अब आते हैं आज थर्मल इंजीनियरिंग। आज थर्मल इंजीनियरिंग जो है थर्मोडायनेमिक्स की ऐसी शाख होती है जिसमें हम मुख्तलिफ जो थर्मो डिवाइसेस हैं थर्मोडायनेमिक्स के मुख्तलिफ कवानीन को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ जो डिवाइसेस हैं उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर करते हैं और उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं, एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। और जो भी उसमें मसाइल आ रहे होते हैं, मैकेनिकल वर्क जब या परफॉर्मेंस कम आ रही है, मैकेनिकल वर्क कम आ रहा है, तो हम उन मसाइल को हल करते हैं। और इससे पहले आपको याद रखिएगा जितने भी हमारे पास हीट इंजन के अंदर या किसी भी इंजन या किसी डिवाइस में, चाहे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो या चाहे वो मैकेनिकल एनर्जी हो या चाहे केमिकल एनर्जी हो, अब हम हीट देंगे ना, वो सारी की सारी मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट नहीं होती। उसमें से कुछ हिस्सा मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हो जाता है और बाकी हिस्सा जो है सिंक में इन द फॉर्म ऑफ लॉसेस, फ्रिक्शन लॉसेस हो सकते हैं, वो जाया हो जाता है। तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है ऐसा इंजन, ऐसी आइडियल किस्म की मशीन बनाना या आइडियल किस्म का इंजन बनाना जिसमें टोटल जो हीट एनर्जी है जो हम फ्यूल के जरिए से कन्वर्ट करते हैं वो मैकेनिकल वर्क में तब्दील हो जाए। तो कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो हीट की शक्ल में सिंक में लो टेम्परेचर रिजर्वायर में जाया हो जाता है, सारी का सारा नहीं। इसी वजह से किसी भी इंजन की परफॉर्मेंस जो है वो 100% नहीं होती, चाहे वो एसी इंजन हो चाहे वो आईसी इंजन हो। ठीक हो गया जी। तो कहाँ जाया हो जाता है हीट का हिस्सा? सिंक में या लो टेम्परेचर रिजर्वायर में। ठीक हो गया। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू manufacture to have an engine or a machine that convert 100% heat energy into mechanical work. There is some amount of energy that is going to lose. There are energy losses in sync due to the friction between the parts of the engine, with the parts of the machine. ठीक है? तो it's impossible to have an engine that provide you, that give you, that pay back you 100% performance. That's why we have no 100 performance. ठीक है? Performance of our engine is about diesel engine 38% to 40%. That is much and more than the petrol engine. तो आप देख सकते हैं। सही है। अब आ जाते हैं कुछ हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, इंटरनेट सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। देखिए हमारे पास जिस तरह फिजिकल मकदारें होती हैं, जैसे मैस है, मैस लंबाई टाइम 7 फिजिकल मकदार है ना जी। शय की मकदार या आपका टेम्परेचर है, सही है। तो आपकी जो 7 फिजिकल मकदारें हैं जो बेसिक तौर पर आप इसको इंक्लूड करते हो, तो इलेक्ट्रिक करंट है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, रोशनी की शिद्दत, 7 मकदारें हैं ना। और इसके अलावा शय की मकदार, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, शय की मकदार है, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, ये 7 मकदारें। जिस तरह फिजिकल मकदारें ऐसी मकदारें होते हैं जिनको हम मेजर कर सकें, उनकी लेंथ को, विड्थ को, उनकी मैस वगैरह को, ऐसी तमाम मकदारों को हम कहते हैं डेटा फिजिकल यूनिट्स या तबाई मकदारें, तबाई मकदारें फिजिकल यूनिट्स। ठीक है। इनके यूनिट्स भी होते हैं फिजिकल क्वांटिटीज डेटा, ठीक है, इनको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। तो 7 हैं। इनसे ऐसे तमाम को कहते हैं बुनियादी मकदारें, और इनके यूनिट्स को कहेंगे बुनियादी यूनिट। डेटा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज ही होंगी और इनके यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट्स कहेंगे। ठीक है। ये किसी से अखज नहीं होते हैं। 2 तरह की फिजिकल मकदारें होती है, मैंने बताया ना। वन इज द कौन सी, वन इज द बेस यूनिट्स, बेस फिजिकल क्वांटिटी, सॉरी,
और दूसरी होगी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, दो तरह की होती हैं। तो बेस फिजिकल क्वांटिटीज या जिन्हें बुनियादी तबे मकदार कहते हैं, ऐसे मकदारें होते हैं जो साथ हैं, जो किसी से अखज नहीं हुई, नेचुरली तौर पर पहले से एग्जिस्ट करती हैं, जो मैंने अभी साथ उनके नाम लिए। और इनके यूनिट्स को भी हम फिजिकल बेस यूनिट्स कहेंगे, यूनिट्स को भी हम बेस यूनिट्स कहेंगे। ठीक है, बेस यूनिट्स है, क्योंकि ये बुनियादी मकदारों की इकाइयां भी जो है बुनियादी होती हैं और किसी दूसरी मकदारों से अखज नहीं होती। अच्छा, दूसरी मकदारें जो हैं वो ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज हैं। जैसे आप देख लें, लंबाई जो है उनको 2 दफा ज़रब दे, लंबाई ज़रब चौड़ाई, तो आपके पास एरिया आ जाता है किसी भी एरिया ट्राइंगल का। तो जो एरिया है, रकबा या वॉल्यूम, लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, या लेंथ इंटू विड्थ इंटू डेप्थ, इनको मल्टीप्लाई करते वॉल्यूम आ जाता है। तो वॉल्यूम ले लें इस तरह से। और बहुत सारी आपकी है, टॉर्क है, मोमेंटम है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है। ठीक है, और बहुत सारी और मकदारें हैं। ठीक है, जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है जैसे पोटेंशियल एनर्जी है, ये ऐसी मकदारें होती हैं जो ड्राइव्ड हैं। ठीक है, और ये खुद से नहीं होती, बल्कि बुनियादी मकदारों को आपस में मल्टीप्लाई करके या बुनियादी मकदार ड्राइव्ड यूनिट को आपस में डिवाइड करके हम जो निकालते हैं, ऐसी मकदारों कहते हैं कौन सी, ड्राइव्ड यूनिट फिजिकल क्वांटिटी। और इनकी इकाइयां जो है ड्राइव्ड या माखज माखूज 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 तबाई मकदारें, ऐसी मकदारें होती हैं जो जिनको माखज कहते हैं, बुनियादी या माखज मकदारों को आपस में डिवाइड या मल्टीप्लाई करके। ठीक है, और माखूज तबाई मकदारों की जो यूनिट्स होंगे वो भी माखूज यूनिट्स होंगे, माखूज यूनिट्स या ड्राइव्ड यूनिट्स होंगे। आसान लफ्जों में अब आपको मैं समझाना चाहूँ तो ये बताऊंगा कि तमाम बुनियादी मकदारें जो है उनकी इकाइयां भी बुनियादी होती हैं। तमाम बेस फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स भी बेस यूनिट्स होते हैं। और तमाम ड्राइव्ड, बता रहा था कि तमाम ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, उनके यूनिट्स भी ड्राइव्ड होते हैं। या तमाम माखूज तबाई मकदारों की इकाइयों को भी माखूज इकाइयां कहते हैं। ठीक है, जैसे मीटर स्क्वायर, जैसे मीटर स्क्वायर, जैसे मीटर क्यूब, जैसे जॉल पर किलोग्राम, जैसे जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन, जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन, जैसे न्यूटन पर मीटर या न्यूटन खुद से। ठीक है, फोर्स, वेट, ये सारी मकदारें ऐसी मकदारियां हैं जो माखूज मकदारें हैं और इनकी जो यूनिट्स है वही माखूज या ड्राइव्ड यूनिट्स होंगे। ठीक हो गया। अब इसके बाद आते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स की तरफ। वो 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं जो हमारी मकदारें हैं, उनको हम जो डील करते हैं तो वो 4 निज़ामों का डील करते हैं। एक होता है CGS सिस्टम, दूसरा MKS सिस्टम, तीसरा SI सिस्टम और चौथा होता है FPS सिस्टम। अब देख लें, आपका जो CGS सिस्टम ऐसा निज़ाम है जिसमें C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम और S फॉर सेकंड, ऐसा निजाम होता है ये वाला, जिसमें हम लंबाई को सेंटीमीटर में लेते हैं और मैस को ग्राम में लेते हैं और टाइम को सेकंड में लेते हैं। MKS सिस्टम ऐसा निजाम है जो M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकंड, ऐसा निजाम होता है जिसमें हम लंबाई को मीटर में, मैस को किलोग्राम में और किसी भी शय के मैस को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड के अंदर लेते हैं। ऐसे निजाम को कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स को MKS सिस्टम। तीसरा सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जो कि MKS सिस्टम में काफी क्लोज होता है। इसमें हम इसको कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स ऐसा निजाम होता है जो पूरी दुनिया के अंदर इसे इंट्रोड्यूस करा गया है। पूरी दुनिया में जो है वो लोग इसे पहचानते हैं, उनसे मुतारफ करा गया। पूरे लोग जो है इसी निजाम के अंदर
डील करते हैं और क्वांटिटीज को जो है मेजर करते हैं, ठीक है, और समझते हैं। तीसरा जो यूनिट है वो एफपीएस है, ये अमेरिकन सिस्टम का यूनिट है, अमेरिकन सिस्टम का, ठीक है। जैसे आपका एफ फॉर फीट, लंबाई को हम फीट में लेते हैं, फुट के अंदर या फीट में, और पाउंड जो मैस है, पी फॉर पाउंड, मैस को पाउंड के अंदर। जैसे कि दो, 1 पाउंड का 2 पाउंड का केक हैप्पी बर्थडे का केक होता है, ठीक है। तो क्योंकि ये उन लोगों ने हैप्पी बर्थडे जो है सेलिब्रेशन जो इंट्रोड्यूस कराई, तो इस वजह से एफपीएस हम केक को पाउंड में लेते हैं। तो 1 पाउंड जो है तकरीबन 454 ग्राम के बराबर होता है। 1 पाउंड वो 454 ग्राम के बराबर होता है। 1454 ग्राम के बराबर होता है, या 0.454 किलोग्राम के बराबर होता है, ठीक है। आधा किलो के बराबर भी नहीं होता। तो मैस को पाउंड में डील करते हैं और टाइम को सेकंड में लेते हैं। ऐसे सिस्टम को कहते हैं एफपीएस सिस्टम, अमेरिकन सिस्टम है। साफ ज़्यादा अमेरिकन सिस्टम के अंदर ड्राइव या हो, या आपका एमके सिस्टम हो, या सीजीएस सिस्टम हो, तो इसकी जो डील जब हम करेंगे तो इनको यूनिट्स को, तो ड्राइव यूनिट को ड्राइव यूनिट के तौर पर डील करेंगे, और जो बेस यूनिट्स है उनको बेस यूनिट के तौर पर डील करेंगे, ठीक हो गया जी। तो ये आपका, तो इंशाल्लाह आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ। यकीन मैं करता हूँ और उम्मीद है, आई होप कि आपको ये लेक्चर ये आज का समझ में आया होगा। मैंने कोशिश की है बिल्कुल जीरो से शुरू करके, आई एम गोइंग टू मेक यू अ हीरो फ्रॉम जीरो, इंशाल्लाह। I am going to make you a hero in thermodynamics from zero। मेरे साथ बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को वॉच करें। तो अगले लेक्चर तक के लिए अच्छी दुआओं के साथ, अच्छी उम्मीदों के साथ, अल्लाह हाफिज़।